हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। इसको हम लोग ठीक से समझें, क्योंकि हम लोग देखते हैं अपने घर में या कॉलोनी में, जहाँ भी देखते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर जहाँ तहाँ कॉलोनी में लगा हुआ रहता है, तो उसका क्या काम है, क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या वो करता है, यही चीज़ को जानना है। तो देख लीजिए, ठीक से पहले समझिए, एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए, बिजली का कारखाना जो है पावर प्लांट से आपको बिजली तैयार किया जाता है। मान लीजिए कि पावर प्लांट है दिल्ली में और बिजली भेजनी है आपको पटना, तो अगर वैसे ही तार लगा के बिजली अगर भेज दिया तो पटना बिजली नहीं पहुंचेगी, यानी एक भी बल्ब आपको नहीं जलेगा, क्योंकि सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी उधर ही वायर में ख़त्म हो जाएगा। वायर में कैसे ख़त्म होता है, तो आप तो जूल हीटिंग पढ़े हैं कि जूल के हीटिंग होने के कारण जो पावर लॉस होता है वो I² होता है। तो ध्यान दीजिए, R हुआ रेजिस्टेंस ऑफ दी वायर, तो वो तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली से पटना तक आने में जो तार की लंबाई लगेगी वो लगेगी ही, तो इसलिए आपको उस पर तो कंट्रोल नहीं है। बच गया करंट, और भी I² में है। तो करंट को हम लोगों को अगर कम कर दें तो इसका मतलब है कि जो लॉस होगा हीट के द्वारा, जूल हीटिंग के द्वारा पटना पहुंचने में दिल्ली से, वो बहुत ही कम होगा और हमको पटना में बिजली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये करते कैसे हैं ट्रांसफॉर्मर से, तो उसमें नियम है कि आपको वोल्टेज अप कर देना है। मान लीजिए पावर प्लांट में जिस वोल्टेज पर बिजली पैदा हुआ है उससे कई गुना मान लीजिए अप कर दिए, और उससे क्या हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। वोल्टेज अप करेंगे तो करंट कम हो जाएगा और हमारा I² लॉस, जो जूल हीटिंग वाला लॉस है, वो कम होगा। तो ये चीज़ को, और आगे देखिए, मान लीजिए पटना पहुंच गया, तो पटना के बाद फिर तो उतना हाई वोल्टेज पर तो घर में नहीं दे सकते हैं। 11,000 वोल्ट या 1,32,000 वोल्ट पर तो घर में नहीं सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा खतरा की बात है। तो उसको फिर एक ट्रांसफॉर्मर पटना में लगता है जो वोल्टेज को डाउन करके करंट बढ़ा देता है। तो ऐसे समझिए कि पावर प्लांट के पास जो आपको ट्रांसफॉर्मर रहता है उसको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहिए। स्टेप अप माने वोल्टेज बढ़ा देना, करंट घटा देना, क्योंकि उसको दूर तक ट्रांसमिशन करना है, पटना तक। अब पटना में जो हो रहा है, आपको वोल्टेज डाउन करके तब जो घर घर या जहाँ भी देना है देता है, वो ट्रांसफॉर्मर का नाम है स्टेप डाउन, यानी वोल्टेज कम करके तब मतलब जो सप्लाई करता है घर घर, ताकि किसी तरह का खतरा ना हो। हाई वोल्टेज पर बहुत खतरा है। तो यही काम है ट्रांसफॉर्मर का, स्टेप अप करना, स्टेप डाउन करना। तो अब आप देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है।
इस तरह का या इस तरह का भी हो सकता है। इसमें देखिए क्या है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है। सॉफ्ट आयरन कोर पर ये छेद है, दोनों ये दोनों छेद है जो अंदर में है, पट्टी पर छेद है। तो बीच में ये आर्म मिला कोर का, तो इस पर इस साइड से एक कॉइल लपेटते हैं और उसी पर चढ़ा के दूसरे साइड से कॉइल लपेटते हैं। इस साइड का कॉइल को प्राइमरी कहते हैं, जो कि एसी सोर्स यानी मान लीजिए पावर प्लांट से लगा हुआ है, तो वो हुआ प्राइमरी। सोर्स से जो लगा हुआ है वो प्राइमरी। और दूसरा साइड है लोड का, मतलब जो आगे आपको जो भी काम करना है वो हुआ सेकेंडरी साइड। इसी तरह वो भी है, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा डिफरेंट है। ये थी प्राइमरी साइड, ये प्राइमरी कॉइल है, वो सेकेंडरी कॉइल है। फर्क यह है कि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल दोनों एक के थी पर लपटा हुआ है, इधर प्राइमरी इधर सेकेंडरी, और उसमें है अलग अलग कोर पर लपटा हुआ है। एडवांटेज उसका जो बाद में पता चलेगा। हाँ, तो सबसे पहले ये देखिए, मान लीजिए इस पर ये देंगे हम सप्लाई देंगे एसी सप्लाई, तो क्या होगा कि एसी सप्लाई में तो वोल्टेज अप डाउन करते रहता है, आप जानते हैं साइनसॉइडल कर्व। तो जैसे ही वोल्टेज अप डाउन होगा, करंट भी अप डाउन होगा, और उसके बाद फ्लक्स जो है सो इंड्यूस हो जाएगा। फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा, उसमें फ्लक्स जो है वो चेंज करने लगेगा, उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो वही फ्लक्स लिंकेज हो जाता है सेकेंडरी से। या यहाँ से देखिए, यहाँ पर अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो ये लगा हुआ है आपको कोर का, तो इसमें अगर फ्लक्स चेंज होता है तो इसमें भी फ्लक्स चेंज होगा सेकेंडरी में। और सेकेंडरी में फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस कर जाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो करंट बहना सेकेंडरी मतलब सर्किट में शुरू हो जाएगा। और सेकेंडरी सर्किट ही हमारा आउटपुट है, जहाँ या घर या जो भी हमको जहाँ लगाना है। तो उसी तरह ये भी समझिए, बात एक ही है कि प्राइमरी में आपको करंट चेंज करने के कारण फ्लक्स बदलता है, उसी के कारण सेकेंडरी में भी फ्लक्स बदलेगा, क्योंकि सेम कोर पर ये उंड किया हुआ है, लपेटा हुआ है। और सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस करेगा और करंट बहना शुरू हो जाएगा, जो हम लोग यूज करते हैं सेकेंडरी साइड वाला। लोड मतलब हम लोग जिसको यूज करते हैं अपने घर में, वही घर का सब कुछ लोड हुआ। फैन, बिजली, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब है लोड। अच्छा, तो अब देखिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं कि क्या करना है। तो मान लीजिए इस पर प्राइमरी में P देंगे, सेकेंडरी में S देंगे। मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स NP है, ये NS है, और मान लीजिए इधर इंड्यूस्ड EMF EP है और इधर ES है। करंट जो इंड्यूस हुआ वो इधर IP है और इधर IS है। उसी तरह इसमें भी समझिए, प्राइमरी साइड में P लगा दीजिए वो तीनों चीज में, और सेकेंडरी साइड में S लगा दीजिए। किसमें? तो नंबर ऑफ टर्न्स पर, EMF इंड्यूस्ड पर और करंट पर। अच्छा, देखिए ट्रांसफार्मर में आमतौर पर लॉस करीब करीब नहीं के बराबर होता है। इसका मतलब प्राइमरी साइड से जो भी पावर जाएगा
वो करीब करीब उतना ही पावर सेकेंडरी साइड में मिलेगा। तो इसलिए ऐसा आइडियल करीब करीब ट्रांसफार्मर होता है कि पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट। तो आप देखिए पावर इनपुट कितना होगा प्राइमरी साइड से, वो होता है वोल्टेज गुना करंट, पावर होता है ये इनपुट हुआ, और आउटपुट हो गया वोल्टेज यानी ईएमएफ, ईएस एंड आईएस। ये दोनों को आप बराबर कर सकते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर में करीब करीब लॉस नहीं होता है, पावर का बहुत कम होता है। अच्छा, इससे ES बाय EP इक्वल टू IP बाय IS एक आप इक्वेशन लिखिए। ये हो गया वोल्टेज और करंट से। अब लीजिए फैराडे लॉ से हम लोग जानते हैं कि इसमें कितना, यानी इधर से देखिए इसमें कितना EMF इंड्यूस होगा, EP माइनस NP d∅B/dt, और सेकेंडरी साइड में क्या होगा माइनस NS d∅B/dt। अब दोनों को हम कैसे बराबर करें जब d∅B/dt दोनों का सेम हो। कहने का मतलब वही चीज लिखे हैं कि प्राइमरी का टोटल फ्लक्स अगर सेकेंडरी को लिंक करता है तो d∅/dt जो है दोनों प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड में सेम होगा। अगर सारे के सारे प्राइमरी का फ्लक्स अगर सेकेंडरी साइड में लिंक करे तो जो चेंज प्राइमरी साइड में होगा वैसा ही सेकेंडरी साइड में होगा, यानी d∅B/dt सेम रहेगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड में। तो कहने का मतलब d∅B/dt सेम है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। बराबर कर देने के बाद आपको इक्वेशन आ जाएगा ES बाय EP इक्वल टू NS बाय NP, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी। ये दूसरा इक्वेशन रखिए। तो 1 और 2 दोनों इक्वेशन को एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं कि ES बाय EP इक्वल टू NS बाय NP इक्वल टू IP बाय IS। ख्याल रखिएगा सब में ऊपर में S नहीं दे दीजिएगा। करंट जो है वो EMF और नंबर ऑफ टर्न्स का इन्वर्स है, उल्टा है। सो देखिएगा ये चीज ख्याल रखना है। EMF और नंबर टर्म्स जो है वो एक टाइप का है, माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और करंट जो हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए IS न होके IP/IS हो गया। तो यही आपका एक इक्वेशन मेनली ट्रांसफार्मर का निकला। हाँ, अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में 4 तरह के लॉस हो सकते हैं, फ्लक्स लीकेज, रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, एडी करंट्स एंड हिस्टेरिसिस लॉस। सबको समझिए ठीक से। फ्लक्स लीकेज माने इस साइड जितना फ्लक्स होगा वो उस साइड नहीं होगा, कुछ मतलब जो फ्लक्स लीक कर जाता है। तो इसका मतलब तब ये फार्मूला ठीक से नहीं लगेगा। तो इसको कम कैसे करें? तो इसको कम करने के लिए अगर देखिए ये फिगर 1 का जिस तरह का कनेक्शन है ट्रांसफार्मर का वैसा ही करने का है। कैसा है कहने का मतलब प्राइमरी कॉइल जिस आर्म पर लपेटा हुआ है उसी आर्म पर सेकेंडरी कॉइल भी लपेटे रहने से जो चेंज फ्लक्स प्राइमरी में होगा वही चेंज सेकेंडरी में होगा, यानी फ्लक्स लीकेज बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे फ्लक्स लीकेज को कम किया जा सकता है।
दूसरा है रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। अरे ये जो आप वाइंडिंग बनाए हैं तार, रेजिस्टेंस होगा ही, उसके कारण हीट लॉस होगा, सब बर्बाद होगा एनर्जी। इधर जितना एनर्जी दे रहे हैं उतना एनर्जी नहीं जाएगा उधर। तो उपाय क्या है? उपाय यही है कि हमको तार को, वाइंडिंग वाले तार को मोटा कर देना है। मोटा तार का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और उसके कारण हीट लॉस कम हो जाएगा। तो इस तरह से वाइंडिंग का हम रेजिस्टेंस घटा सकते हैं मोटा तार देके, ऐसे समझिए। अच्छा, तीसरा एडी करंट लॉस। तो देखिए आपने एडी करंट्स के बारे में पढ़ा है, तो माने उसमें है कि ये तो तार नहीं है, एक प्लेट टाइप का है। तो कहने का मतलब उसमें जैसे ही ये चेंज करेगा ईएमएफ कि आपको ये पैदा हो जाएगा एडी करंट। और एडी करंट दुनिया भर का पैदा हो गया तो कोर आपको खूब वही जूल हीटिंग से पूरा गर्म हो जाएगा, एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा इसके लिए? इसके लिए जरूरी है कि जो एक ठो दिखाया हुआ है, एक नहीं है, कोर पर कोर है। तो कहने का मतलब लेमिनेटेड कोर देना चाहिए। इसीलिए देखिए यहाँ लेमिनेटेड कोर क्या लिखे हैं, इट इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लेमिनेटेड कोर्स। माने एक सॉलिड कोर नहीं दे देना है, लेमिनेटेड जो एक दूसरे से इंसुलेटेड हो, अलग अलग हो, लेकिन लेमिनेटेड होगा ताकि एक लेमिना का दूसरे में न चला जाए करंट। तो उससे क्या होगा, आपका एडी करंट घटेगा और ये एडी करंट लॉस जो है वो कम हो जाएगा। हिस्टेरिसिस आपने पढ़ा है, चर्चा किया था मैंने वीडियो में कि मान लीजिए स्टील का हिस्टेरिसिस कर्व और सॉफ्ट आयरन का कर्व में क्या फ़र्क था? तो एरिया था ज़्यादा ये स्टील वाले का कर्व का और उसका कम था। तो ज़्यादा कम का मतलब ये है कि ज़्यादा एनर्जी को हीट के रूप में लॉस होगा, और कम एरिया का मतलब हुआ कि कम एनर्जी हीट के रूप में लॉस होगा। तो वही कहता है कि जब हिस्टेरिसिस क्या चीज़ है, तो मैग्नेटाइजेशन जो आपको कोर का बार बार एकदम होता है एंड उसी का रिवर्सल होते रहता है, तो उसके कारण क्या होता है, कोर हीट हो जाता है। क्योंकि बार बार मतलब जो उसका मैग्नेटाइज होके करंट बहता है तो धीरे धीरे माने वो हीट काफ़ी हो जाता है। तो इसको कैसे रिड्यूस कीजिएगा? तो ये कोर का मटेरियल आपको सही चुनना है जो कम हीट हो। तो कम हीट तो अभी बताए ना कि आपको सॉफ्ट आयरन टाइप का कोई भी अगर मटेरियल कोर में यूज कीजिएगा तो वो मतलब जो बहुत हिस्टेरिसिस लॉस कम होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे, खास करके लॉसेज इन ट्रांसफार्मर्स को ठीक से समझ लीजिए, बड़ा क्लियर कट है। उसके बाद ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके बाद ये कैसे काम करता है, कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी, फार्मूला डिराइव, सब बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे। और अगर आपको पसंद है तो इसे आप लाइक कर देंगे, जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब वो सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिए ताकि वीडियो आपको मिलता रहे और मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले वीडियो बना के दे के आप लोगों को मदद करने के लिए। और दूसरे को देना है तो व्हाट्सएप वगैरह से आप उन्हें भेज दीजिए।
दैट्स ऑल, थैंक यू।